बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया पे। मेरे एक फ़ैन हैं जो कि लाहौर में मुकीम हैं, उनके साथ पिछले दिनों एक हादसा हुआ। अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ज़रूर कुछ बताइए। तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक अवेयरनेस वीडियो तैयार करके लेकर के आऊँ ताकि आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं, स्पेशली साइकेट्रिक, जिसको ना तो हम जानते हैं, हमारे पास मालूमात बहुत महदूद है और हम बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाते हैं महदूद मालूमात की वजह से। ये बेसिकली एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, अमूमन लोगों में पाया जाता है। कुछ लोग बैठ के अकेले में बातें कर रहे होते हैं तो हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जो सीवियर हो जाएगा उसको हम कमरे में बंद कर देते हैं। बाज़ लोग बहुत बिगड़ जाती है कंडीशन तो उनको हम जंजीरों में बांध देते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सिम्टम्स, और फिर ये कि हम इसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना बड़ा मायूब समझते हैं कि नहीं, शायद हमें कोई दिमागी बीमारी है। प्रॉब्लम हो सकती है, इसका जाके इलाज करवाइए। Instead of going to psychiatric doctor, we are moving towards झाड़ पोछ, ये जो मौलवी मुल्ला हजरात की तरफ निकल जाते हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ मौलवी हजरात के पास जाने के, लेकिन जिस तरह से आपका हाथ फ्रैक्चर होता है तो आप डॉक्टर के पास भागेंगे क्योंकि आपको विजुअली दिख रहा है ना कि हाथ टूट गया है। तो आपको उस वक्त पता है कि मौलवी कुछ नहीं करेगा, डॉक्टर ही करेगा, डॉक्टर ही हड्डी जोड़ेगा, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह से आपके जिस्म का हिस्सा है ये दिमाग। तो जब आपको लग रहा है कि कोई इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पहले साइकेट्रिस्ट को दिखा लीजिए। हाँ, उसके साथ साथ पहले डायग्नोज करवा के उसका ट्रीटमेंट साथ लेते हुए फिर आप जो है अल्लाह के कलाम को पकड़िए, सुन्नत नबवी को उठाइए। इसमें हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ़ का इलाज मौजूद है जो हमें बहुत फ़ायदा भी देता है और स्पीड अप कर देता है हमारी रिकवरी को। तो हमें इस चीज़ को ना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर परवान चढ़ जाए तो बड़ा दिक्कत वाली हो जाती है, बड़ी तकलीफ़ देह हो जाती है। इसके सिम्टम्स, मतलब डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कुछ सिम्टम्स होंगे ना, मतलब कुछ डायग्नोसिस हमें करना होगा। इसका नंबर 1 पे हम कहते हैं डिल्यूजन्स। तो इसमें दो टाइप्स हैं, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। दोनों ही नेगेटिविटी में आते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में होता क्या है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे कि ये मेरा दुश्मन हो गया है, ये मुझे जहर देना चाहता है, ये मुझे जान से मार देना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, घर वाले भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में होता क्या है कि आपको ये फीलिंग आने लगती है कि यार दो आदमी बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कि यार ये मेरे अगेंस्ट बात की जा रही है। अगर दो आदमी हंस रहे हैं तो आपको लगने लगेगा पेशेंट को कि यार ये मुझे देख के हंस रहे हैं। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आप टॉपिक हो सकते हैं दो आदमियों के बातचीत के, आपकी किसी बात पे भी हंसा जा सकता है, आपके किसी एक्ट पे हंसा जा सकता है, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि एक आदमी के अंदर ये सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब नॉर्मल से हट के वो ये चीज़ कंप्लेन कर रहा है या आपको ख़ुद को फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आप फिर रुजू कीजिए डॉक्टर की तरफ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, डिल्यूजन ऑफ इनफर्टिलिटी। इसमें होता ये है कि हम अपने पार्टनर के अगेंस्ट हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी वाइफ का किसी से रिलेशन है, हमारे हस्बैंड का किसी से रिलेशन है, हम जो हैं वो मेरे हस्बैंड जो है वो कहीं और पैसे खर्च कर रहा है मेरी नॉलेज के दिए बगैर। इस किस्म के ख़दशात बढ़ जाते हैं। बेशुमार किस्म के डिल्यूजन हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो ये 3-4 ही हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हेलुसिनेशन। अच्छा, इसमें 60-40 कर लें या 30-70 कर लें
कि 70% जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आपने नोटिस किया होगा बाज़ लोग अकेले बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, प्रॉपर बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें विजुअल भी बाज़ लोगों को दिखती हैं चीज़ें भी कि भाई साया गुजरा, कोई गुजर के गया है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कम होती हैं। जो रिकॉर्ड्स में है वो ऑडिटरी ज़्यादा है। अच्छा, इसको भी हमें इवेल्युएट करते हुए ज़रा सा अपने दिमाग के जो गिराहे हैं उनको खोलना है कि देखें, अगर एक ट्रेनर है या कोई एक्टर है, अब जैसे मैं बीइंग एन आर्टिस्ट, मुझे स्क्रिप्ट अगर दी जाती है तो डेफिनेटली मैं उसे याद करता हूँ, फिर मैं उसे अपने अंदर दोहरा रहा होता हूँ। अच्छा, बीइंग अ ट्रेनर, मुझे कोई ट्रेनिंग देनी होती है तो कुछ पॉइंट्स को मैं रिवाइज कर रहा होता हूँ, तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन कोई भी चीज़ अब नॉर्मलिटी में आपको दिख रही है तो देर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, आप उसकी तरफ गौर व फिक्र शुरू कीजिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या करते हैं कि आपको मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप कर रहे थे और करते करते आपने छोड़ दी, मतलब कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। जैसे एक बच्चा है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में और बड़े अच्छे नंबर लेके आता है, अचानक ही उसका दिल पढ़ाई से उचाट हो गया, अब उसने पढ़ना छोड़ दिया। कोई लड़का है, मर्द है, खातून है, जॉब कर रही हैं, बड़ी मेहनत से कर रही हैं, अचानक ही दिल खट्टा हो गया जॉब से और फिर घर पे बैठ गया और फिर काम नहीं करके दे रहा। इसी तरीके से मियाँ बीवी के रिलेशन बहुत अच्छे, मियाँ बीवी के या रिश्तेदारों में, दोस्तों, बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं और अचानक ही उसमें गैप्स आने शुरू हो गए, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए और मियाँ बीवी के जो पर्सनल रिलेशन है उसमें भी गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनमें हमें जो नेचुरल फैक्टर्स हैं ना उनको साथ साथ इवेल्युएट करना होता है। अब जाहिर बात है, कोई आपसे गलत बात कर रहा है तो अगर आप फिर गुस्से में आ रहे हैं या कोई गैप जनरेट कर रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग नेचुरल। मैं अनयूजुअल आपको अगर चीज़ें दिखने शुरू हो रही हैं और कंटिन्यूटी में दिखनी शुरू हो रही हैं तो फिर सस्पिशियस हो जाता है। चौथे नंबर में आता है एनाडोमिया। इसमें होता ये है कि आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं आप उनको छोड़ना, मतलब छोड़ देते हैं, आपका दिल बेजार हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कोई गेम, पर्टिकुलर गेम बहुत शौक से खेलते थे और अचानक ही आपका दिल उचाट हो गया और आपने खेलना ही छोड़ दिया, उस तरफ जाना ही छोड़ दिया। तो ये भी एक सिम्टम है इस चीज़ का कि आप जो हैं वो मेंटल साइकोट्रिक डिसऑर्डर में हैं और हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया आपको हो गया हो। अच्छा, इसका जो अगर हम बात करें कि ये होता क्यों है, सिम्टम्स क्यों, मतलब इसके क्या, मतलब रीज़न्स क्या होते हैं, तो इसमें एक तो जेनेटिक रीज़न होता है कि माँ को स्किज़ोफ्रेनिया था या बाप को स्किज़ोफ्रेनिया था या दोनों का था। अगर दोनों को था तो 40% चांसेस हैं कि बच्चे में ये बीमारी ट्रांसमिट हो जाएगी। अच्छा, अगर माँ या बाप में से किसी एक को है तो फिर 12% तक चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होगा। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मेरे फ़ैन ने वो उनको एक शॉक लगा, तो ये भी एक रीज़न होता है आपको स्किज़ोफ्रेनिया में लेके जाने का। या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से, आपने सुना होगा, बड़ों के लिए भी है ये लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली, कि उनको ज़्यादा मेंटल टॉर्चर ना करें, उनको ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, उनको स्ट्रेस में ना रखें। दिस इज़ वन ऑफ द कॉज कि ऐसा ना हो कि बच्चा आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर में चला जाए, स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ उसको लाहक हो जाए। अच्छा, इसको जो है इसका इलाज वो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स ही हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि चूँकि हमारी नॉलेज कम होती है तो हम ये समझते हैं कि 1 या 2 डोज़ ले लिए तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपको दवाइयाँ दी जाती हैं तो आपको तकरीबन 4 से 6 वीक लगते हैं इसके रिज़ल्ट
नुमाया होने में, मतलब सामने आने में। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो 1 से 2 साल तक का होता है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग गैप्स देंगे, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, दवाई छोड़ दी कभी खा ली, तो ये रिवर्ट भी होता है, फिर वापस आप उसी कंडीशन में चले जाएंगे। तो एक दफ़ा टिक के इलाज करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है बार बार रोने से। एक दफ़ा आराम से आप अपना इलाज कर लें, उसके बाद फिर छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम इसकी बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें नींद ज़्यादा आने लगती है या भूख बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, तो ये मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो उसको जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होता है, वो थ्रू मेडिसिन्स मैनेज कर लेता है कि ठीक है, अगर नींद ज़्यादा आ रही है तो इसको ऐसी अद्वियात दी जाएं, मेडिसिन दी जाएं जिससे इनकी नींद कम हो। ये एक छोटा सा अवेयरनेस टॉपिक था जो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।